द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्क्रिप्ट का विश्लेषण कर रहे हैं जिसका शीर्षक है जब मीडिया सत्ता की गोद में बैठ जाए। ये स्क्रिप्ट जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस मीडिया पर एक आप कह सकते हैं एक तीखा प्रहार है और ये आरोप लगाती है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूलकर सरकार का गुणगान करने में लगा हुआ है। और यहीं से, बिल्कुल यहीं से हमारी आज की चर्चा का केंद्रीय सवाल उठता है, क्या ये स्क्रिप्ट मीडिया की जो मौजूदा हालत है उसका एक जरूरी और यथार्थवादी विश्लेषण है, या फिर ये एक ऐसा एक तरफा नजरिया है जो समस्या को बहुत ज्यादा सरल बना देता है और मीडिया उद्योग की आर्थिक मजबूरियों और सबसे जरूरी उसमें दर्शकों की भूमिका जैसे अहम पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल, मेरा पक्ष ये है कि ये स्क्रिप्ट आज की मीडिया की कड़वी और खतरनाक सच्चाई को बेबाकी से सामने रखती है। और मैं ये तर्क दूंगी कि ये विश्लेषण अधूरा है, सतही है और असली समस्या की जो गहरी जड़ें हैं उन तक पहुंचने में नाकाम रहता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, मेरे विचार में ये स्क्रिप्ट लोकतंत्र के लिए एक अलार्म की तरह है, एक बहुत जरूरी चेतावनी। ये बहुत साफ तौर पे दिखाती है कि कैसे मीडिया अपनी वॉचडॉग यानी निगरानी करने वाली भूमिका से फिसलकर लैपडॉग यानी एक पालतू की भूमिका में आ गया है। स्क्रिप्ट में इस्तेमाल की गई ये उपमा जो काटता नहीं बस पूंछ हिलाता है, ये आज की पत्रकारिता के एक बड़े हिस्से की हकीकत बन चुकी है। आप प्राइम टाइम की बहसें उठाकर देख लीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आम आदमी के असली मुद्दे कहां हैं? वो गायब है। और उनकी जगह किसने ले ली है? धर्म ने, नफरत ने और बांटने वाली कहानियों ने। स्क्रिप्ट का जो मूल तर्क है वो सीधा है और अकाट्य है। पत्रकारिता का धर्म सत्ता से सवाल पूछना है, उसकी आरती उतारना नहीं। जब मीडिया अपनी ये बुनियादी जिम्मेदारी छोड़ देता है, जैसा कि स्क्रिप्ट कहती है, तो वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। मैं मानती हूँ कि स्क्रिप्ट जिन मुद्दों का उठा रही है वे बेहद गंभीर हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मीडिया में गहरी समस्याएं हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसका विश्लेषण अधूरा है और गोडी मीडिया जैसा एक आकर्षक शब्द इस्तेमाल करके यह पूरे उद्योग को एक ही रंग में रंग देता है। यह उन हजारों पत्रकारों और छोटे स्वतंत्र मीडिया संस्थानों की मेहनत का अपमान है जो आज भी सीमित संसाधनों में सत्ता से मुश्किल सवाल पूछने का जोखिम उठा रहे हैं। दूसरी बात, यह स्क्रिप्ट दर्शकों की जिम्मेदारी का जिक्र करती तो है, पर बस एक लाइन में। यह इस सच्चाई को नजरअंदाज करती है कि मीडिया सिर्फ एक मिशन नहीं है, एक बाजार भी है और इस बाजार में वही बेचा जाता है जो खरीदा जाता है। तो समस्या सिर्फ मीडिया की तरफ से परोसे जा रहे कंटेंट में नहीं, बल्कि दर्शकों की मांग में भी है। और अंत में यह स्क्रिप्ट नैतिक पतन की बात तो करती है, लेकिन उन आर्थिक दबावों की चीरफाड़ नहीं करती जो चैनलों को इस अंधी दौड़ में शामिल होने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ नैतिकता का संकट नहीं, ये एक पूरे बिजनेस मॉडल का संकट है। आपने कई बातें कहीं, खासकर आर्थिक दबावों वाली, उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले आपके पहले बिंदु को ही लेते हैं। आप कहती हैं कि लैपडॉग कहना एक अतिशयोक्ति है, एक सरलीकरण है। मुझे तो ये आज की हकीकत लगती है। जब देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल सरकार के मंत्रियों से इंटरव्यू के नाम पर चापलूसी करते दिखें, जब सरकार की प्रेस रिलीज को बिना एक सवाल पूछे खबर बनाकर पढ़ दिया जाए और जब हर सरकारी विफलता का बचाव करने के लिए एंकर खुद वकील बनकर बैठ जाएं, तो इसे आप क्या कहेंगी? ये सत्ता के सामने पूछ हिलाना नहीं तो और क्या है? नहीं, एक मिनट, इसे मैं एक हिस्से की सच्चाई कहूंगी, पूरी तस्वीर नहीं। आप जिन बड़े चैनलों की बात कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 5, 10। लेकिन इस देश में हजारों की संख्या में पत्रकार हैं, सैकड़ों वेब पोर्टल और छोटे चैनल हैं जो आज भी जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो आज भी सरकार को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। स्क्रिप्ट की समस्या ये है कि वो इन कुछ बड़े प्रभावशाली चैनलों के व्यवहार को पूरे भारतीय मीडिया का चरित्र बता देती है। ये वैसा ही है जैसे टोकरी में कुछ सड़े हुए सेब देखकर आप पूरी फसल को ही बर्बाद कह दें। जो पत्रकार आज भी अपनी जान दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं, ये विश्लेषण उनके संघर्ष को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। मैं उनके संघर्ष को कम नहीं आंक रहा, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन एक कड़वा सवाल पूछना जरूरी है। देश का नैरेटिव यानी देश की सोच की दिशा कौन तय कर रहा है? क्या वो छोटा सा वेब पोर्टल कर रहा है जिसे कुछ हजार लोग पढ़ते हैं, या वो बड़ा नेशनल चैनल जिसे करोड़ों लोग हर शाम देखते हैं? जाहिर है वो बड़ा चैनल। और जब वो चैनल जिसकी पहुंच इतनी ज्यादा है दिन रात एक ही एजेंडा चलाता है,
तो उसका असर समाज पर कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक होता है। एक छोटे पोर्टल का सच उस बड़े नेटवर्क के शोर में दबकर रह जाता है। स्क्रिप्ट इसी बड़े और प्रभावशाली हिस्से पर निशाना साध रही है जो लोकतंत्र के लिए असल खतरा है। आपकी इस बात में दम है कि बड़े चैनलों का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन ये एक और गहरे सवाल की ओर ले जाता है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर इन चैनलों का कंटेंट इतना ही खराब और एक तरफा है तो ये इतना सफल क्यों है? करोड़ों लोग इसे देखना क्यों चुनते हैं? और यहीं पर दर्शकों की भूमिका का सवाल उठता है। स्क्रिप्ट कहती है कि दर्शक केवल प्रभावित हैं, मानो वे बेचारे निष्क्रिय शिकार हों। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। आप इसे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरह समझिए। जब किसी इंसान पर 24 घंटे 7 दिन डर, गुस्सा और नफरत की बमबारी की जाएगी, जब हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से दिखाया जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की शक्ति कुंद हो जाती है। वो एक ऐसे सूचना के बुलबुले में कैद हो जाता है जहां उसे सिर्फ वही सुनाई और दिखाई देता है जो सत्ता चाहती है। ऐसे में उसे एक भागीदार मानना गलत है। वो इस खेल का शिकार है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये दलील मेरे गले नहीं उतरती। अगर दर्शक इतने ही निहत्थे और लाचार हैं, तो आज के डिजिटल युग का क्या मतलब है? जानकारी के अनगिनत स्रोत उनकी उंगलियों पर मौजूद हैं। वे सिर्फ टीवी पर निर्भर नहीं हैं। इसके बावजूद अगर वे चीख पुकार और नफरत वाले शो देखना चुनते हैं, तो ये एक चुनाव है, एक सचेत फैसला। यह मानना कि दर्शक इतने भोले हैं कि उन्हें कुछ भी परोसा जा सकता है, यह असल में उनका अपमान करने जैसा है। सच्चाई ये है कि मीडिया अक्सर समाज में पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों और असुरक्षाओं को भुनाता है। लोग वही सुनना और देखना पसंद करते हैं जो उनके विश्वासों की पुष्टि करे। इसलिए वे इस इकोसिस्टम के अनजाने में ही सही पर सक्रिय भागीदार हैं, सिर्फ शिकार नहीं। आप बार बार बात को बाजार और दर्शकों की पसंद पर ले आती हैं, जो मुझे इस बहस के सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। इस समस्या की असली जड़ क्या है? नैतिक पतन या आर्थिक मजबूरी? स्क्रिप्ट का इशारा साफ तौर पर नैतिक पतन की ओर है। जब कोई संपादक या पत्रकार सच को दबाकर झूठ को प्राथमिकता देता है, जब वो सच के पीछे जाने के बजाय सत्ता के पीछे चलने का फैसला करता है, तो ये एक नैतिक चुनाव होता है। ये मुनाफे का नहीं, सिद्धांतों का सवाल है। इसे आर्थिक मजबूरी का नाम देकर हम उस नैतिक जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। देखिए, मैं नैतिक पतन की बात को खारिज नहीं कर रही, लेकिन आप कहानी का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। स्क्रिप्ट खुद अनजाने में आर्थिक कारण की ओर इशारा करती है जब वो कहती है, सवाल पूछने से टीआरपी नहीं आती, पर नफरत बेचने से आती है। ये एक लाइन पूरे खेल को समझा देती है। हमें ये समझना होगा कि न्यूज़ चैनल कोई चैरिटी संस्था नहीं है। वे बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस हैं जिन्हें मुनाफा कमाना है। उनका पैसा आता है विज्ञापनों से, और विज्ञापनदाता पैसा वहां लगाते हैं जहां उन्हें ज्यादा दर्शक मिलते हैं। दर्शकों की संख्या मापी जाती है टीआरपी से। अब अगर चीखने, चिल्लाने और सनसनी फैलाने से टीआरपी बढ़ती है और टीआरपी बढ़ने से विज्ञापन और पैसा आता है, तो चैनल का मालिक और संपादक वही दिखाएगा। ये कुछ पत्रकारों की व्यक्तिगत बेईमानी से कहीं ज्यादा एक पूरे बिजनेस मॉडल का संकट है जो सच से ज्यादा सनसनी को पुरस्कृत करता है। आपकी ये दलील मुझे इसलिए ठोस नहीं लगती क्योंकि आर्थिक दबाव पत्रकारिता पर हमेशा से थे। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के सिद्धांत भी हमेशा से थे। अगर कोई डॉक्टर ये तर्क दे कि जहर बेचने में दवा बेचने से ज्यादा मुनाफा है, इसलिए मैं जहर बेचूंगा, तो क्या हम इसे उसकी व्यावसायिक मजबूरी मान लेंगे? नहीं, हम इसे उसकी नैतिक विफलता कहेंगे। ठीक उसी तरह जब कोई मीडिया हाउस कहता है कि नफरत बेचने से टीआरपी आती है, तो ये उसकी नैतिक विफलता है। यहां समस्या सिस्टम की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने मुनाफे के लिए सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। आप डॉक्टर का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ये तुलना सही नहीं है। एक बेहतर तुलना ये होगी, मान लीजिए 2 तरह के रेस्टोरेंट है। एक जो पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाता है और दूसरा जो सस्ता मसालेदार जंक फूड बेचता है। अगर ज्यादातर ग्राहक जंक फूड खाने के लिए लाइन में खड़े हैं, तो आप सिर्फ रेस्टोरेंट मालिक को दोष नहीं दे सकती। हमें ये भी पूछना होगा कि ग्राहकों की पसंद ऐसी क्यों हो गई है। और मीडिया के मामले में ये संकट और भी गहरा है।
स्क्रिप्ट में एक आंकड़ा दिया गया है कि पिछले 5 सालों में बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स ने अपनी खोजी पत्रकारिता टीमों का बजट लगभग 40% घटा दिया है, जबकि प्राइम टाइम बहसों का बजट दुगना कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक खोजी रिपोर्ट पर महीनों की मेहनत और लाखों का खर्च आता है और कोई गारंटी नहीं कि दर्शक उसे देखेंगे। वहीं स्टूडियो में 4 लोगों को बिठाकर चिल्लाने का खर्च लगभग कुछ नहीं है और टीआरपी की गारंटी है। ये सिर्फ एक संपादक का नैतिक फैसला नहीं, ये एक क्रूर आर्थिक फैसला है। हम खिलाड़ियों को कोस रहे हैं जबकि खेल के नियम ही खराब हैं। और इस खराब खेल का सबसे खतरनाक उत्पाद क्या है? डर। स्क्रिप्ट का ये विश्लेषण कि डरे हुए लोग सवाल नहीं पूछते, बिल्कुल सटीक है। जब मीडिया लगातार ये नैरेटिव बनाता है कि देश खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, बाहरी ताकतें साजिश कर रही हैं, तो वो समाज में एक स्थायी भय का माहौल पैदा कर देता है। और इस माहौल में सरकार की नीतियों या फैसलों पर सवाल उठाना भी देशद्रोह जैसा लगने लगता है। ये लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार ही निडर होकर सवाल पूछने की आजादी है। ये एक बहुत शक्तिशाली तर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं। डर एक बहुत प्रभावी हथियार है, लेकिन यहाँ भी मेरा बुनियादी सवाल वही है, क्या मीडिया ये डर शून्य से पैदा कर रहा है या समाज में पहले से मौजूद गहरी असुरक्षाओं और पूर्वाग्रहों को सिर्फ भुना रहा है? स्क्रिप्ट ये मानकर चलती है कि मीडिया एक कठपुतली के मास्टर की तरह है जो जनता की भावनाओं की डोर खींच रहा है, जबकि हकीकत ये भी है कि मीडिया काफी हद तक समाज का आईना भी होता है। अगर समाज के एक बड़े हिस्से में किसी समुदाय को लेकर या भविष्य को लेकर कोई डर या असुरक्षा पहले से मौजूद है, तो मीडिया बस उस भावना को पकड़कर उसे और बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसे दर्शक मिलते हैं। वो आग लगा नहीं रहा, वो सिर्फ पहले से सुलग रही आग में घी डाल रहा है। एक मिनट, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा। आग में घी डालना भी आग लगाने जैसा ही संगीन अपराध है, खासकर तब जब आपकी जिम्मेदारी आग बुझाने की हो। मीडिया का काम समाज की दरारों को भरना है, उन्हें और चौड़ा करना नहीं। जब वो डर को एक उत्पाद बनाकर बेचता है तो वो अपनी भूमिका के साथ विश्वासघात करता है, अपने पेशे के साथ विश्वासघात करता है। आईना सिर्फ दिखाता नहीं है, आईना समाज को बनाता भी है। मैं सहमत हूँ कि उसे विश्वासघात नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर घूमकर वहीं आ जाते हैं। अगर बाजार में उस उत्पाद के खरीदार मौजूद हैं, तो कोई ना कोई इसे बेचेगा जरूर। समस्या दो तरफा है और स्क्रिप्ट सिर्फ एक पक्ष को, यानी बेचने वाले को दोषी ठहराकर अपनी बात खत्म कर देती है, जो कि एक अधूरा सच है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि यह स्क्रिप्ट एक जरूरी आईना है जो दिखाता है कि कैसे भारतीय मीडिया का एक बड़ा और ताकतवर हिस्सा अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से पूरी तरह भटक गया है। हो सकता है कि यह हर पहलू की गहराई में ना जाती हो या कुछ जगहों पर चीजों को सरल बनाती हो, लेकिन इसका जो केंद्रीय संदेश है कि सत्ता से सवाल पूछना पत्रकारिता का धर्म है और मीडिया का मौन लोकतंत्र के लिए घातक है, वो आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। ये एक ऐसी बातचीत की शुरुआत करती है जिससे हम और मुंह नहीं मोड़ सकते। और इस चर्चा से ये साफ है कि स्क्रिप्ट एक बेहद जरूरी बहस को जन्म देती है, लेकिन हमें इसके दिए गए सरल जवाबों से आगे जाकर सोचना होगा। मीडिया की आलोचना करते समय हमें सिर्फ पत्रकारों की नैतिकता को नहीं, बल्कि दर्शकों की पसंद की जटिलताओं, बाजार के क्रूर दबावों और उस पूरे सूचना तंत्र को भी समझना होगा जिसमें हम सब जी रहे हैं। असली समस्या शायद स्क्रिप्ट में बताई गई समस्या से कहीं ज्यादा गहरी और बहुस्तरीय है। सिर्फ मीडिया को कोसने से हल नहीं निकलेगा, हमें पूरे इकोसिस्टम पर एक साथ नजर डालनी होगी। निश्चित रूप से यह विमर्श दिखाता है कि मीडिया की भूमिका को समझना कितना पेचीदा काम है। स्रोत सामग्री में विश्लेषण करने और सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है, और अंतिम निष्कर्ष हमेशा की तरह हम अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं।